नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 8वां मॉड्यूल चल रहा था हमारा। ठीक है, उसमें हमने ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत सारा चैप्टर को पढ़ा है। आज हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, इसका नाम है रेक्टिफायर, हिंदी में इसको दिष्टकारी बोला जाता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर कोई एक डिवाइस नहीं है, एक सर्किट का नाम होता है जिसमें एक डिवाइस होता है जिस या कंपोनेंट होता है जिसके इस्तेमाल से हम लोग रेक्टिफायर सर्किट को बनाते हैं। अब रेक्टिफायर सर्किट हमारा इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमको क्या है कि एसी पावर के साथ साथ हमको डीसी की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे डीसी से चलने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो गया या अन्य बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो डीसी पर हमारा वर्क करते हैं। ठीक है, अब डीसी पर वर्क करते हैं तो उसके लिए हमको डीसी सप्लाई की आवश्यकता है। ठीक है, डीसी जो सप्लाई होती है उसके बहुत सारे हमारे स्रोत होते हैं, जैसे बैटरी हो गया, एक तो हो गया रिचार्जेबल बैटरी होता है, एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है। इस तरह से बहुत सारे हमारे स्रोत हैं। लेकिन जो हमारे बैटरी होते हैं ये जो है थोड़ा बड़े होते हैं, भारी होते हैं, या एक छोटा जो ड्राई सेल आता है वो छोटे वाले सेल भी आते हैं जो हमारे घड़ी वगैरह में लगते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो हमको कोई ज़्यादा पावर का सर्किट चलाना है, यानी ज़्यादा पावर का हमको डीसी चाहिए, तो उसके लिए बैटरी का उपयुक्त करना, बैटरी का इस्तेमाल करना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए हमको एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हम डायरेक्ट अपना जो एसी सप्लाई आता है उसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर सकें, है ना, ताकि हम अपने काम को कर सकें। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है, उसमें भी इस प्रकार का एक सर्किट लगा होता है जो डायरेक्ट एसी से पावर सप्लाई लेता है और उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए देता है। इसी तरीके से हमारे जो बैटरी चार्जर होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं, वो भी डायरेक्ट एसी से पावर सप्लाई लेते हैं और बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो एसी से पावर सप्लाई लेकर उसको डीसी में बदलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो उसी जो हमारा मेन एक उसमें सर्किट होता है उसको बोला जाता है रेक्टिफायर सर्किट बोला जाता है। उसमें हमारा डायोड नाम का एक डिवाइस होता है। डायोड हमने पीछे भी पढ़ा था। तो वो डायोड जो होता है सेमीकंडक्टर से बना होता है। वो डायोड नाम का एक उपकरण या डिवाइस हमारा कंपोनेंट हमारा लगा होता है। उस डायोड की मदद से हम रेक्टिफायर सर्किट अपना बनाते हैं। फिर उस डायोड को क्या बोला जाता है, रेक्टिफायर डायोड या नॉर्मली डायोड भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मेन चीज हमको पता चल गया कि हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वो इस्तेमाल क्यों होता है। तो इस्तेमाल होता है एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फिर हमारा डीसी में डीसी जो जो हमारा रेक्टिफायर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप जो अपना चैप्टर का नाम है ये आप डाल सकते हैं इसमें, है ना, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नाम का हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो रेक्टिफायर नाम का चैप्टर है तो इसमें पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा वो भी क्या बनेगा, हमारा रेक्टिफायर बनता है। ठीक है, बोल रहा है कि लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को अपने कार्य करने के लिए डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यह डीसी वोल्टेज शुष्क सेल और बैटरी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम जो ओवरव्यू में आपको बताए थे वो वही बताए थे कि जो हमारा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जो डीसी सोर्स पर चलते हैं, और जो हमारे डीसी के स्रोत होते हैं या डीसी वोल्टेज के जो स्रोत होते हैं हमारा शुष्क सेल होता है, बैटरी होता है। इस तरह से हमारे इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे ड्राई सेल का उपयोग केवल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि में व्यवहारिक है। ठीक है, तो हमारा जो ड्राई सेल होता है उनका उपयोग हम लोग ट्रांजिस्टर, रेडियो या टेप रिकॉर्डर आदि में करते हैं जो पोर्टेबल होते हैं। लेकिन बड़े परिपथ में बड़े वोल्टेज और धाराओं की आवश्यकता होती है, जैसे हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर होता है, टेलीविजन होता है, टेलीविजन सेट होता है ना। तो इन सब जगह पे क्या होता है, हमको हाई वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। बैटरी ना केवल बहुत महंगी होगी बल्कि बड़ी भी होती है। ठीक है, तो बैटरी हमारा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और उसके साथ साथ जो उसका वजन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका बैटरी का इस्तेमाल करके सर्किट या कोई भी भारी परिपथ को चलाना हमको महंगा पड़ सकता है। इसलिए बोला है कि डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक विधि है जिसमें 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी मुख्य आपूर्ति को डीसी में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो एक तरीका और है हमारे पास कि हम क्या करें, डायरेक्ट एसी को ही डीसी में चेंज कर लें। आगे बोला यह तकनीकी न केवल सुविधाजनक है बल्कि बैटरी पैक की तुलना में बहुत कम जगह लेती है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है वो क्या होता है हमारा, वो सुविधाजनक भी होता है और बैटरी की जगह पर क्या करता है, बहुत कम जगह को घेरता है।
आगे है एसी को डीसी में बदलने की इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, एसी को डीसी में बदलने का जो परिपथ होता है उसको रेक्टिफायर बोला जाता है, और एसी से डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर सर्किट दिया गया है, या इसका ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एसी पावर सप्लाई चाहिए होता है, उसके बाद हमको चाहिए होता है ट्रांसफार्मर। क्या चाहिए होता है हमको, ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। अब ट्रांसफार्मर जैसे हमको हाई वोल्टेज लगाना है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन, इस तरह से दो ट्रांसफार्मर होते हैं, इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर हमारा दोनों में से कोई हो सकता है, या तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेप अप या स्टेप डाउन होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट एसी मिलता है वो हम एक एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसका नाम रेक्टिफायर होता है उसमें देते हैं। क्या नाम होता है इसका, रेक्टिफायर होता है। इस रेक्टिफायर को देते हैं। इस रेक्टिफायर में मुख्यतः हमारा डायोड लगा होता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से क्या मिलता है, हमको डीसी मिलता है, और उसके बाद इस डीसी वोल्टेज को हम क्या करते हैं, अपने लोड पर देते हैं, और हमारा लोड क्या होता है, चलता है। अब वो लोड के रूप में हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हो सकते हैं, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डीसी वोल्टेज पर चलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये इसका एक पूरा ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरह से हमारा एसी से हम लोग डीसी कन्वर्ट करके कोई भी इक्विपमेंट अपना चलाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एसी में सप्लाई को स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देना है, उसके बाद एसी टू डीसी कन्वर्टर में जाता है, उसके बाद वहां से आउटपुट निकलकर हमारा जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है, जो भी हमारा लोड होता है, वहां पर क्या होता है, उसको सप्लाई डीसी दिया जाता है। आगे बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर मुख्य एसी को आवश्यक स्तर तक स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है। ट्रांसफार्मर के आउटपुट से स्टेप अप या स्टेप डाउन एसी को फिर उनकी यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का उपयोग करके, डायोड का उपयोग करके डीसी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टेप अप या स्टेप डाउन वाला हमारा एसी वोल्टेज मिलता है, उसके बाद हम उसमें एक डायोड लगाते हैं। डायोड हमारा यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होने की वजह से जो डायोड होता है हमारा, वो एसी को क्या करता है, डीसी में चेंज कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक डायोड का इस्तेमाल करके हम एसी पावर सप्लाई को डीसी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और रेक्टिफायर में जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है जो कन्वर्ट करता है हमारा, वो डायोड ही होता है। आगे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्या है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमारे जो रेक्टिफायर होते हैं वो भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारे तीन प्रकार के जो रेक्टिफायर होते हैं उसमें पहला होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, जो एसी इनपुट जो हमारा आता है उसका, उसमें केवल एक साइकिल को क्या करता है, वो आउटपुट के रूप में देता है। तो देखते हैं कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। बोला कि एसी से डीसी कन्वर्ट करने का जो सबसे सरल रूप है वो क्या है, एक डायोड का इस्तेमाल करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, प्राप्त किया जा सकता है एक डायोड का उपयोग करके। इस तरह के एसी से डीसी कन्वर्ट को क्या कहा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में जाना जाता है, जो चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र में हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के साथ में एक डायोड कनेक्ट करते हैं और उसके साथ लोड को लगाते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो एसी सप्लाई होता है उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में टर्मिनल पी और एवं क्यू में जब हम सीआरओ पर देखा जाता है तो विद्युत संकेत का एक साइनोसोडाइल तरंग होता है, जिसमें वीपी का शिखर मान होता है और आवृत्ति उस दर से निर्धारित होती है जिस पर विकल्प पॉजिटिव से माइनस होते हैं। फिगर 2 में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, क्योंकि यह वोल्टेज क्या है हमारा 50 हर्ट्ज एसी मेन सप्लाई दिया गया है। ठीक है, तो मेन इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारी कहानी है, फालतू में लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखो मेन क्या होता है हमारा, मेन ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का चित्र है। क्या है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है हमारा, ये चित्र है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ट्रांसफार्मर लिया है, जो हमारा क्या होगा, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, उस तरह का ट्रांसफार्मर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर में हमारा यहाँ पे एक पी की टर्मिनल है, एक क्यू टर्मिनल है। इससे हम क्या करते हैं, एक डायोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इस डायोड के एक टर्मिनल से हम लोड लगाते हैं और लोड का दूसरा सिरा ले जाकर हम जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वहां से लगाते हैं। इस तरह से हमारा क्या बनता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एक सर्किट होता है वो बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
जब हम क्या करते हैं, इस हाफ वेव रेक्टिफायर को पावर सप्लाई देते हैं, तो हमारा जो एसी सप्लाई होता है ना, जो हमारा 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई होता है, उसका जो तरंग होता है या जो उसका वेवलेंथ होता है वो इस तरह से होता है। यानी जो हमारा एसी सप्लाई होता है वो एक बार पॉजिटिव में पीक पे जाता है, फिर जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव में क्या होता है, हमारा पीक पे जाता है और फिर जीरो पे आता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो एसी पावर सप्लाई होता है उसका एक साइकिल पूरा होता है, जिसमें दो चरण होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वाला चरण, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव वाला चरण। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले चरण में जितना वोल्टेज पे हमारा पीक वोल्टेज होता है उसका, उतना ही हमारा नेगेटिव में भी क्या होता है, उसका पीक वोल्टेज होता है। ठीक है, अब इस चरण को हम लोग इसमें जब अप्लाई किया जाता है, यानी जब ये स्टेप हमारा रेक्टिफायर से होकर गुजरता है, तब क्या घटना होती है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लो जब हमारा एसी जो इनपुट है उसका अगर पॉजिटिव साइकिल हमारा स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो पी वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव हो जाता है और की वाला जो होता है वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, जब ये हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है, फिर देखते हैं क्या होता है, यहाँ से ये पॉजिटिव इसको सिग्नल मिलता है और जो हमारा डायोड होता है जो इस तरह से कनेक्ट है इसमें, ठीक है, तो डायोड का ये वाला सिरा होता है पी, ये वाला सिरा होता है क्या, एन होता है। पी का मतलब होता है यहाँ पर क्या है, होल्स हमारे ज्यादा हैं, यानी ये पॉजिटिव में गिने जाते हैं, तो ये माना जाता है कि ये वाला टर्मिनल हमारा एनोड का है यानी पॉजिटिव का है, और ये वाला टर्मिनल हमारा क्या है, नेगेटिव। इसको हमारा क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। तो ये एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको बोला जाता है हमारा कैथोड, जो हमारा होता है माइनस बोला जाता है, और इसको हम पी और एन बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा पी एन डायोड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जब प्लस वाला टर्मिनल प्लस वाला यहाँ पे आ गया है, तो ये क्या करता है, जो हमारा एनोड वाला होता है उस वाले सिरे से मिलता है। जब इससे मिलता है तो प्लस और प्लस मिलके क्या करते हैं, हमारा जो डायोड होता है उसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं। ठीक है, वो जो डायोड है इसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा था, डायोड में जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बस सीधा सीधा हमको ये जानना है कि जब ये जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसका जब पॉजिटिव जो हमारा डायोड होता है उसके पॉजिटिव से मिलता है, यानी उसके एनोड से मिलता है, तो हमारा जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये डायोड हमारा क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। डायोड क्या होगा, हमारा शॉर्ट हो जाता है और एक क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। कैसा, क्लोज स्विच की भांति। जब ये क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है तो यहाँ से क्या होता है, हमारा करंट निकलता है और लोड में जाता है, और इस तरह से क्या होता है, पूरा सर्किट में हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारा डायोड क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी फॉरवर्ड बायस में होता है, और लोड के माध्यम से हमको करंट मिलता है, जिसको लोड करंट बोला जाता है। ठीक है, इस लोड करंट की वजह से जो हमारा IL होता है, इसकी वजह से हमको जो हमारा रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उस पर हमको पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, एक हमको क्या मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है। यानी जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आउटपुट मिला। उस आउटपुट को अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो इस तरह का क्या होता है, हमको एक क्या मिलता है, वेवलेंथ मिलती है, या इस तरह का हमको क्या मिलता है, एक तरंग मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हमारा दूसरा हाफ साइकिल चलता है जिसको नेगेटिव हाफ साइकिल या हमारा ऋणात्मक हाफ साइकिल बोला जाता है। जो हमारा किसका होता है, ये जो हमारा एसी पावर सप्लाई होता है इसका ऋणात्मक हाफ साइकिल होता है। इस ऋणात्मक हाफ साइकिल में फिर भी इसमें वही होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब यहाँ पे ऋणात्मक हाफ साइकिल में क्या होता है, जो पी वाला टर्मिनल होता है ये हमारा माइनस हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, क्यू वाला जो होता है वो हमारा प्लस हो जाता है। जब इस तरह से होता है हमारा, तो अभी क्या होता है, यहाँ पर डायोड हमारा क्या है, ये वही वाला चीज है। डायोड यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे पी वाला है, यहाँ पे एन वाला है, यानी एनोड है ये, और ये क्या है, हमारा कैथोड है। एनोड वाला क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, और कैथोड वाला क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो माइनस वाला हमारा ऋणात्मक वाला जो टर्म चल रहा है हमारा हाफ साइकिल, उसमें क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, जो जाके मिलता है हमारा जो हमारा डायोड होता है उसके एनोड से मिलता है, यानी पॉजिटिव से मिलता है। जब उसका माइनस और डायोड का पॉजिटिव दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारा ओपन सर्किट या रिवर्स बायस की भांति व्यवहार करते हैं। तो जो हमारा डायोड होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, डायोड की रिवर्स बायस में होने से क्या होगा, हमारा डायोड क्या होता है, एक ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है, और इस तरह से जब हमारा सर्किट पूरा होता है तो इसके माध्यम से हमको क्या होता है, IL में कोई करंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा IL यहाँ पे नहीं मिलता है, यानी अब सर्किट ओपन हो गया तो इसके माध्यम से कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। जब इसके माध्यम से कोई करंट नहीं फ्लो करता है तो हमको आउटपुट पर कोई आउटपुट नहीं मिलता है, यानी आउटपुट पर क्या होता है, हमको जीरो वोल्टेज मिलता है या जीरो करंट मिलता है, और एक सीधी लाइन हमको मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो एक चरण हो गया, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको क्या हुआ,
एक हमको आउटपुट मिला, लेकिन जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चला तो हमको क्या हुआ, कोई आउटपुट नहीं मिला और यहाँ पर क्या हुआ, इसके ग्राफ पर 0 हमको मिला। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा, फिर से अगला क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल चलेगा और फिर से क्या होगा, हमारा नेगेटिव साइकिल चलेगा। ठीक है, जब अगला हमारा पॉजिटिव साइकिल चलता है तो फिर क्या होता है, हमारा डायोड क्या होता है यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है और इसके माध्यम से लोड करंट बहती है और फिर हमको आउटपुट पे क्या होता है, एक इस तरह से वेव मिलता है। फिर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो फिर हमको नहीं मिलता है, फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तो हमको फिर से एक इस तरह का क्या मिलता है, वेव मिलता है और नेगेटिव में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्रम हमारा क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस तरह से जो भी हमारा पूरा परिणाम निकलता है वो क्या है कि जब हम एसी इनपुट देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे तो हमको क्या होता है, हमको आउटपुट पर हमको वेव मिलता है लेकिन आधा मिलता है। ठीक है, मिलना चाहिए पूरा, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, आधा तरंग मिल रहा है या आधा हमको डीसी वोल्टेज मिल रहा है। तो इस तरह से जो भी आउटपुट हमको मिलता है वो उसको कहा जाता है, कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। यानी जो भी हमारा डीसी मिला हुआ है वो आधा तरंग वाला डीसी मिला है, पूरे तरंग का डीसी नहीं मिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी ये केवल क्या करता है, आधे तरंग को ही रेक्टिफाई करता है, पूरे तरंग को रेक्टिफाई नहीं करता है। यानी जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है केवल उसी को रेक्टिफाई करता है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का यहाँ पे क्या हुआ, वेवलेंथ हमारा दिया हुआ है या जो फेज डायग्राम है वो हमारा दिया गया है। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से चलता है तो हमारा जो हाफ वेव का जो आउटपुट होता है वो केवल हमको क्या हो, पॉजिटिव वाले हाफ साइकिल पर ही क्या होता है, हमको आउटपुट में तरंग मिलता है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का वेवलेंथ है। इसको हम लोग सीआरओ पर देख सकते हैं कि हमारा वेवलेंथ कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमारा पीक वोल्टेज होता है और जो हमारा वी आर एम एस होता है उसके बीच में संबंध दिखाया गया है। वी आर एम एस क्या होता है, मान लो जो हमारा एसी सिग्नल होता है, जो हमारा एसी वोल्टेज होता है उसको बोला जाता है साइनोसॉइडल। ठीक है, तो एसी वोल्टेज के लिए जो हमारा वोल्टेज होता है उसको बोला जाता है वी आर एम एस बोला जाता है, यानी वी रूट मीन स्क्वायर। क्या बोला जाता है, वी रूट मीन स्क्वायर, वी आर एम एस बोला जाता है। ये हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रांसफार्मर के इनपुट पर देते हैं तो क्या होता है, हमारा वी आर एम एस उसको बोला जाता है। लेकिन जो हमको आउटपुट पर मिलता है या उसका जो पीक वैल्यू मिलता है कि हमारा वेवलेंथ का जो हमारा तरंग है उसका कितना वोल्टेज, पीक में कितना वोल्टेज है ना, तो उसको बोला जाता है हमारा पीक वोल्टेज। यानी आउटपुट पर जो भी हमारा वोल्टेज मिल रहा है वो कितना ऊंचा मिल रहा है या कितना ऊंचाई तक मिल रहा है, कितना पीक तक मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो वी आर एम एस होता है और जो हमारा वी पीक होता है उसके बीच में एक रिलेशन बनाया गया है ना, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, हमारा वी आर एम एस बराबर होता है 0.707 वी पीक होता है। ठीक है, वी आर एम एस बराबर 0.707 वी पीक होता है। इसको क्या करना है, आपको याद करके रखना है, ये हमारा फार्मूला है। वी आर एम एस बराबर क्या होता है, 0.707 वी पीक क्या होता है, हमारा वी आर एम एस का जो हमारा वी पीक के साथ में रिलेशन होता है। इसके विपरीत में अगर हम इसको पलटना चाहें तो क्या हो जाता है, हमारा वी पीक बराबर क्या होगा, वी आर एम एस बटा में 0.707 होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, हमारा वी पीक बराबर √2 वी आर एम एस होगा। ठीक है, क्या होगा, वी पीक बराबर √2 वी आर एम एस होता है। ठीक है, तो जो √2 बराबर होता है वो क्या होता है, 1/0.707 के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला या एक ये हमको संबंध को क्या करना है, हमको याद करके रखना है, ये संबंध का काम हमको लगता है। संबंध क्या है, हमारा वी आर एम एस बराबर क्या होगा, 0.707 वी पीक होता है। ठीक है, ये होता है हमारा जो हमारा आरएमएस वोल्टेज होता है और जो हमारा पीक वोल्टेज होता है उसके बीच में क्या होता है, ये हमारा संबंध होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वी आर एम एस है और जो हमारा वी पीक है इसके बीच में जो हमारा रिलेशन है उसको रिलेशन को हमको याद करके रखना है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या है, नीचे में वही चीज हमको बताया गया है कि हमारा धनात्मक आधे चक्र के लिए क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और ऋणात्मक आधे चक्र के लिए क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, वो सारा कहानी इसमें लिखा गया है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, उसको खाली हमने उसको डिस्क्राइब करके वैसे बता दिया है। अब आगे क्या है, ये जो हमारा चित्र है ये भी वही चित्र है कि फॉरवर्ड बायस जब होता है हमारा तो क्या होता है, जो हमारा डायोड होता है वो क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है और इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। तो ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड बायस वाला डायग्राम हो गया। बाकी ये क्या है, हमारा रिवर्स बायस का डायग्राम है।
जब हमारा डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। यहाँ पर जब रिवर्स बायस में होगा तो क्या होता है, हमारा जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है और हमारा जो आउटपुट होता है वहां पर कोई करंट नहीं मिलता है और जो आउटपुट जो वेव हम देखते हैं वहां पर हमको क्या होता है, 0 वोल्टेज शो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो केवल जो हमारा जो एसी सप्लाई होता है उसकी केवल धनात्मक आधे चक्र के लिए कार्य करता है, लेकिन ऋणात्मक आधे चक्र के लिए कार्य नहीं करता है, क्योंकि डायोड उस टाइम पर क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है। आगे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी क्या है, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के जो डीसी आउटपुट स्तर होता है उसकी गणना करना होता है। बोल रहा है कि लोड रजिस्टर के अक्रॉस एक हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट एक पल्सेटिंग डीसी होता है जिसका पीक वोल्टेज एसी इनपुट के पॉजिटिव के हाफ साइकिल के पीक वैल्यू के बराबर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे एक ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा रेक्टिफायर का जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, एक पल्सेटिंग डीसी होता है और वो जो डीसी होता है उसका जो पीक वैल्यू होता है वो हमारा जो एसी सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल का जो पीक वैल्यू होता है उसके बराबर होता है। और इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो ऑसिलोस्कोप होता है उसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा चित्र बनाया गया है, जो इनपुट है उसके बाद जो आउटपुट है और जिसका जो हमारा डीसी का जो एवरेज वैल्यू होता है या एवरेज जो हमारा डीसी होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है या इसको बोलते हैं एवरेज वोल्टेज या एवरेज डीसी वोल्टेज या वीडीसी जो होता है हमारा वो होता है 0.318 वी के बराबर होता है। यानी जो हमारा सिंपल शब्दों में कहें वीडीसी होता है या एवरेज जो हमारा डीसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो होता है 0.318 वी पीक। क्या होता है, वी पीक होता है। इसको क्या करना है, हमको याद करके रखना है, सॉरी इसको क्या करना है, हमको याद करके रखना है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमारा डीसी वोल्टेज होता है वो क्या होता है 0.318 वी पीक, यानी पीक वोल्टेज के 0.31 गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा ये डीसी वोल्टेज किसका हो गया, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब इसके आधार पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है कि उसका यानी कि कोई भी अगर मान लो रेक्टिफायर है तो उसका आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना होगा। मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक चित्र है, चित्र 2 है, उसमें क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बीएस, उसका जो द्वितीयक वोल्टेज है हमारा 24 वोल्ट आरएमएस है। क्या है हमारा, जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो 24 वोल्ट वी आरएमएस है। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है हमारा, क्योंकि एसी सप्लाई का वोल्टेज है आउटपुट वाला तो उसको बोला जाता है वीआरएमएस वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे वीआरएमएस मिल गया है तो बोल रहा है कि अगर इसको हम एसी मीटर के द्वारा मापा जाता है तो हमारा जो आउटपुट डीसी होता है यानी जो वीआरएमएस होता है वो एसी वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, जो वीआरएमएस में वैल्यू दिखाता है। तो बोला इसका आउटपुट डीसी हमारा क्या होगा, इसके आउटपुट डीसी को हम लोग निकालते हैं कि हमारा जो आउटपुट डीसी होगा वो क्या होता है। ठीक है, हमको एक फार्मूला पता है हमारा क्या होता है, वी पीक बराबर क्या होता है, वी पीक बराबर √2 वी आरएमएस होता है। क्या होता है हमारा, वी पीक बराबर √2 वी आरएमएस होता है। ठीक है, इस फार्मूले को हमको पता है। आगे हमारा एक चीज और होता है, हाँ आगे यहाँ पे क्या है, हमारा एक फार्मूला और है हमारे पास, जो हमारा एवरेज डीसी वोल्टेज होता है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो बराबर होता है 0.318 वी पीक के बराबर होता है। किसके, 0.318 वी पीक के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमको वी पीक का फार्मूला पता है, यहाँ पर वी पीक को हम ये वाला जो वी पीक का फार्मूला है उसको हम लोग रख देते हैं हमारा किस पे, वीडीसी वाले में रख देते हैं। तो क्या होता है हमारा, यहाँ से क्या निकल के आता है, वी डीसी बराबर होता है 0.318 गुना में क्या होगा हमारा √2 वी आरएमएस होगा। आरएमएस का वैल्यू हमको पता है, आरएमएस का वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आया, वी डीसी बराबर होगा 0.318 गुना में √2 गुना में क्या होगा हमारा 24 वोल्ट होगा। ठीक है, जब इन सबको हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा वीडीसी क्या निकल के आता है, वीडीसी बराबर आता है हमारा 10.8 वोल्ट निकल कर आता है। क्या निकल के आता है, 10.1 वोल्ट 10.8 वोल्ट हमारा निकल के आता है। तो इस तरह से हम जो हमारे फार्मूले दिए गए हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, या जो हमारा रिलेशन दिया गया है उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर में। ठीक है, तो ये फार्मूलों को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। यहाँ पर जो हमारे दो फार्मूले थे, यानी वी पीक बराबर क्या होता है हमारा √2 वी आरएमएस होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा
वी डी सी बराबर होता है हमारा 0.138 वी पीक। ठीक है, इन दोनों फार्मूले या इन दोनों संबंध को जब हम पता रहेगा तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट डीसी निकाल सकते हैं। अगला है हमारा रिपल आवृत्ति। क्या है हमारा, रिपल आवृत्ति। जैसा हमको पता है नाम क्या है, रिपल, यानी रिप्लीकेशन, यानी बार बार अपने आप को दोहराना या रिपीट करना। ठीक है, तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा कितना होता है, 50 के बराबर होता है। यानी जो हम अपना देते हैं, जो भी इनपुट पे देते हैं उसके हमारा बराबर होता है। जैसे हमारा इनपुट पे क्या होता है, जब एक साइकिल हमारा पूरा होता है इनपुट का, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो आउटपुट हमको मिलता है वो एक बार ही मिलता है। ठीक है, और जब हमारा फिर से अगला साइकिल होता है तो एक मिलता है, फिर अगला साइकिल शुरू होता है तो एक मिलता है। ठीक है, इस तरह से जब हमारा इनपुट का जो तरंग है वो एक साइकिल अपना पूरा करता है तो हमारा जो आउटपुट होता है इसका भी क्या होता है, एक तरंग पूरा होता है। इस तरीके से जो हमारा एसी सिग्नल का जो आवृत्ति होता है, तो डीसी का जो यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट डीसी होता है उसका सिग्नल भी एसी सिग्नल की आवृत्ति के बराबर होता है। यानी एसी सिग्नल हमारा 50 आवृत्ति दे रहा है, 50 हर्ट्ज का, तो हमारा जो आउटपुट हमको मिलेगा वो भी क्या देगा, हमको 50 हर्ट्ज का क्या करता है, डीसी देता है। यानी बार बार रिपीट करता है, यानी रिपल फ्रीक्वेंसी। ये प्योर डीसी नहीं है तो ये डीसी ही, लेकिन प्योर डीसी नहीं है। यानी इसमें यहाँ पे क्या होता है, रिप्लीकेशन होता है, यानी एसी का इसमें पार्ट रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि 50 हर्ट्ज का डीसी है। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि डीसी का तो कोई फ्रीक्वेंसी होता नहीं है, तो यहाँ पे 50 कैसे बताया जा रहा है। ये क्या है, हमारा रिपल आवृत्ति है, किसका, डीसी का। ये डायरेक्ट कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद क्या है, ये रिप्लीकेशन फॉर्मेट में रहता है। फिर इसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर के द्वारा इसको शुद्ध करा जाता है, फिर हमको प्योर डीसी मिलता है। तो अभी हमको याद करके रखना है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल आवृत्ति होता है वो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है या जो हमारा सप्लाई का आवृत्ति होता है या एसी का जो आवृत्ति होता है उसकी आवृत्ति के बराबर होता है। ठीक है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या है हमारा, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब देखो डायोड क्या होता है हमारा, डायोड हमारा दोनों बायस में चलता है, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में चलता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, वो हमारा करंट को सप्लाई करता है, यानी क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है हमारा डायोड, वो क्या करता है, ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो हमेशा रिवर्स बायस का वोल्टेज होता है। ठीक है, मान लीजिए जब हमने डायोड को क्या क्या रहा है, रिवर्स बायस में रखा है, तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स बायस में रखते हैं तो हमारा डायोड क्या होता है, करंट देता है, करंट नहीं देता है। यानी एक ऐसा वोल्टेज होता है जो हमारा डायोड रिवर्स बायस में सह सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हमने क्या किया, उसमें वोल्टेज दे दिया, तो हमारा डायोड जो होगा वो खराब हो जाता है। उसी वोल्टेज को बोला जाता है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी ऐसा पीक वोल्टेज या ऐसा पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको हमारा डायोड आसानी से सह सकता है, उसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। जब हमने डायोड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था पीक इनवर्स वोल्टेज या एवलांच वोल्टेज हमारा क्या होता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, किसी भी डायोड में रेक्टिफायर का क्या होता है, यानी रेक्टिफायर में डायोड का क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। नीचे में चित्र बना है कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के उस क्षण को दिखाया गया है जब द्वितीयक वोल्टेज अपने अधिकतम शिखर, ऋणात्मक शिखर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक चित्र भी बना हुआ है इस तरह से कि हमारा जब ऋणात्मक वाला अपने शिखर मान पर होता है तो उसका पीक वोल्टेज क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। आगे बोल रहा है कि कहानी क्या है कि इस स्थिति में चूंकि डायोड रिवर्स बायस है या एक ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है ना। चित्र देखेंगे तो उसमें क्या है, ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है। चूंकि डायोड रिवर्स बायस है इसलिए लोड के माध्यम से कोई वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड हमारा ओपन होता है तो लोड के माध्यम से उनको कोई वोल्टेज और करंट नहीं मिलता है। इसीलिए किरचॉफ के वोल्टेज नियम से सभी द्वितीयक वोल्टेज डायोड में दिखाई देते हैं, जैसा कि चित्र 5b में दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो जब हमारा डायोड क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स बायस में होता है, तो ये तो क्या होता है, हमारा ओपन होता है और यहाँ से हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिलता है हमको, यानी वोल्टेज क्या होगा, हमको नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारा डायोड होता है जब ये ओपन होता है, अगर इसके बीच में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो सारा का सारा वोल्टेज क्या होता है, हमको इसके बीच में दिखता है। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज आता है वो क्या होता है, हमको डायोड के बीच में दिखता है। भले डायोड हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, लेकिन इसके बीच में जब हम लगाते हैं वोल्ट मीटर तो सारा का सारा वोल्टेज हमको कहाँ पे मिलता है, इस डायोड के पास में मिलता है। लेकिन हमारा डायोड क्या होता है, ओपन होता है, इसकी वजह से हमारा लोड पे कोई वोल्टेज या कोई करंट हमारा नहीं फ्लो करता है। आगे बोल रहा है कि किरचॉफ वोल्टेज के नियम से द्वितीयक वोल्टेज क्या होता है, हमारा डायोड पर दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये अधिकतम रिवर्स वोल्टेज है जो रिवर्स बायस स्थिति में डायोड में दिखाई देता है। ये वोल्टेज क्या होता है, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज होता है, जो हमको कहां पर दिखाई देता है, रिवर्स बायस की स्थिति में डायोड पर दिखाई देता है।
इस वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज या अधिकतम सामान्यतः पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। ये जो वोल्टेज होता है, ये जो रिवर्स वोल्टेज होता है जिस पे डायोड हमारा ओपन हुआ रहता है, उस वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। आगे है, इसीलिए एक हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड के अक्रॉस पीक इनवर्स वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज के नेगेटिव पीक वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो बोला है कि जो भी हमारा डायोड होता है या हाफ वेव रेक्टिफायर में जो भी हमारा डायोड होता है, उसके अक्रॉस में जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो ऋणात्मक पीक वैल्यू के बराबर होता है। यानी आउटपुट पर जो भी हम दे रहे हैं या जो भी हम डायोड को दे रहे हैं या सेकेंड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे हमको जो भी क्या मिल रहा है, पीक वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज के बराबर होता है क्या, हमारा जो डायोड होता है उसका पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी डायोड का PIV जो होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, VS पीक के। ठीक है, VS पीक के बराबर होता है। यानी सेकेंडरी वोल्टेज यानी सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें जो भी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पर मिलता है पीक वोल्टेज, वो हमारा क्या होता है, डायोड D1 का पीक वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा निकाला जाता है। आगे क्या है, बोला चूंकि साइनोसाइडल तरंग में नेगेटिव पीक वोल्टेज और पॉजिटिव पीक वोल्टेज के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड के अक्रॉस PIV वोल्टेज को VS पीक के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा साइनोसाइडल तरंग होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में जो पीक वैल्यू होता है वो क्या होते हैं, उनके परिमाण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए जो हमारा PIV वोल्टेज है वो क्या लिया जाता है, VS पीक के बराबर लिया जाता है। आगे पहले विचार किए गए उदाहरण में डायोड के अक्रॉस PIV क्या होगा। ठीक है, जो हमारा एक फार्मूला हमने देखा था, क्या होता था हमारा VS पीक बराबर क्या होता था, VR या VS RMS बराबर बटा में 0.707 होता था। ठीक है, मान लो हमारा जो VRMS है वो 24 वोल्ट है, यानी 24 वोल्ट का उसमें वोल्टेज देता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से हमारा जो VRMS V पीक निकलता है वो हमारा क्या निकल के आता है, 34 वोल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो यानी ये 34 वोल्ट क्या है, VS पीक है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो हमारा डायोड D1 का जो हमारा PIV होता था वो किसके बराबर होता था, किसके बराबर होता है, VS सेकेंडरी के पीक वोल्टेज के बराबर होता था। ठीक है, और सेकेंडरी का जो पीक वोल्टेज निकल के आया वो हमारा कितना आया, 34 वोल्ट निकल कर आया है। यानी जो हमारा डायोड होगा, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड का जो PIV वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, 34 वोल्ट से क्या होना चाहिए हमको, इसके बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, जब इसका वोल्टेज PIV वोल्टेज इससे अधिक होगा तो क्या होगा, ये इतने वोल्टेज को क्या करेगा, हमारा सह लेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा डायोड ऋणात्मक हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा PIV वोल्टेज किसी भी डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो PIV वोल्टेज हमारा पता होना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, हमारा डायोड जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में एक लिमिट तक वोल्टेज ही सह सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, अभी 34 वोल्ट निकल के आया ना, VS पीक, यानी जो डायोड D1 था वो VS पीक को सह ले रहा था, यानी इतना वोल्टेज को सह लेता है। मान लीजिए अभी क्या हुआ कि जो हमारा VS पीक है वो बढ़ गया और डायोड का हमारा जो PIV वोल्टेज है वो बढ़ा नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा डायोड खराब हो जाएगा। यानी हमको डायोड जो होता है हमारा उसका PIV वोल्टेज भी हमको पता होना चाहिए ताकि हम उसको उचित जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, PIV वोल्टेज इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो डायोड होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाफ साइकिल में चलता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसके लिए दिक्कत होता है। उसके लिए क्या होता है, रिवर्स बायस में एक वोल्टेज हमारा लिमिट में रखा जाता है कि इतना वोल्टेज हमारा जो डायोड होता है वो सह लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक है, अगला क्या होगा, हमारा दो डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर होगा। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।